नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीट और यूपीटेट 2021 की परीक्षाएं आने वाली हैं और हम लोग जो है विज्ञान तैयार तो कर ही रहे हैं, साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि विज्ञान के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस आना है रीट और यूपीटेट लेवल सेकंड के लिए। तो जिसमें कि प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे तो तैयारी विज्ञान की करते ही हैं, अन्य एग्ज़ाम भी हम लोगों ने दिए होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से हमें ये मालूम चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो सभी जो है अभी तक जो परीक्षाओं में आए उनके आधार पर बनाए गए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर हो सकती है। तो आइए शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि पहले क्वेश्चन में लिखा है कि सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जिला कौन सा है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अनाज उत्पन्न करता है। तो ये क्वेश्चन से एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक तरह से कई लोगों को पता हो सकता है, बाकी जिसको पता नहीं वो इसका आंसर देख लीजिए कि भाई इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर एक ऐसा ज़िला है यहाँ पर क्या है कि भाई, अच्छा ये ज़िला भी कौन सा है ये आप बात ध्यान रखिए, ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की, ठीक है ना। तो इसमें राजस्थान का ज़िला दिया हुआ है ये गंगानगर। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज होता है गंगानगर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ, तो तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से सही है ये हमें बताना है कि भाई एक वृत्ताकार पथ है और उस पर तीव्र गति से एक 4 पहियों वाला वाहन एक तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए वो जैसे मुड़ता है या कुछ होता है तो क्या होगा, बाहर की पहियों पर उल्टेगा क्या वो, है ना। जब उसको हम जैसे मान लीजिए मोड़ते हैं इस तरह से, तो उस पर वो क्या होगा कि बाहर की तरफ उल्टेगा, या फिर अंदर के पहियों पर उल्टेगा, या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा, या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये चारों में से कौन कौन से सही है वो हमें समझना है। तो देखिए, पहली चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि जब वृत्ताकार पथ होता है तो कोई जब 4 पहिए वाला वाहन उस पर घूमेगा, तो हम जानते हैं भाई गोल वृत्ताकार घूमने में सबसे पहले तो अंदर के केंद्र की तरफ क्या लगता है, एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ हमें घर्षण बल देखने को मिलता है, कोई वस्तु हमें अंदर की ओर खींचती ही है ना, खींचती है या खींच रही है, तो ऐसा हमें महसूस होता है। तो जब हम टायर को जब इस तरफ जब मोड़ेंगे तो क्या होगा कि भाई जो अंदर वाले जो पहिए हैं वो अंदर के पहिए तो उल्टेंगे एक तरह से, ठीक है ना, अंदर की तरफ तो वो क्या उलटते हैं, क्योंकि उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा हुआ है अंदर की तरफ, ठीक है ना, घर्षण बल महसूस होता है उस समय। और जो बाहर के पहिए होते हैं, बाहर के पहिए तो क्या है, गतिशील रहते हैं, अंदर के पहिए उलटते हैं, लेकिन बाहर के पहिए गतिशील रहते हैं। तो वो उस समय क्या होता है, जब अंदर उलटते हैं अंदर वाले पहिए, तो बाहर वाले उस समय क्या होते हैं, बाहर की तरफ फिसलते हैं। ठीक है ना, बाहर की तरफ फिसलते हैं, यानी कि अंदर के पहियों पर उलटते हैं और बाहर की तरफ क्या होती है, गाड़ी जो होती है वो फिसलती है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे वो कौन कौन से सही हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी वाला, जिसमें 2 और 3 जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही होंगे, करेक्ट होंगे। तो चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन से हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कि भाई शीशे की छड़, तो इसमें क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में कि भाई शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए शीशे की जो छड़ है जब उसे हम भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, शीशे की छड़ की लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई का प्रभाव हमें बताना है कि भाई कैसा क्या रहेगा। पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखा है कि अप्रभावित रहती है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि भाई घटती है या फिर बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित होती है। तो इसमें जो चौड़ाई है वो भी क्या होती है, एक तरह से बढ़ती है। ठीक है, तो अब ये इसका उत्तर क्या है, बढ़ती है। तो बढ़ती कैसे है, अब देखिए शीशे की जो छड़ होती है, वो शीशे की जो छड़ होती है उसको हम भाप में रखें, जब जैसे हम रखते हैं उसको, तो उससे क्या होता है, लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छड़ को भाप में रखने से उसका जो तापमान होता है, तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब अंदर का जैसे तापमान बढ़ता है शीशे का, तापमान बढ़ने से क्या होता है, वो चीज़ जब जैसे आपने देखा पिलक जाती है, ठीक है ना, तो उस तरह से उसका तापमान बढ़ता है तो वो उसको बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ उसका आकार बढ़ाता है। ठीक है, और तापमान तो बढ़ता है जिससे पदार्थ के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है
वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अंदर जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा यानी कि आपस में गति करने लगते हैं, गति करने से बाहर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे इसका क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है। तो गतिज ऊर्जा यानी इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उस कारण से इसका आकार जो है बढ़ जाता है, यानी चौड़ाई भी बढ़ेगी। ठीक है, लंबाई भी बढ़ेगी भाप के साथ साथ और इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखें हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको देखिए एक छोटे से डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए हैं, पिक्चर थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा आपको शायद। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु बले के चित्रों पर ध्यान दीजिए। यानी ये गोलक का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये आपको बले का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से क्या देखना है, इसमें है क्या ऐसा, वो चीज़ हमें समझना है। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि पत्ती से बने धातु बले के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यानी ये जो पत्ती से बना हुआ जो बले है धातु का, इसमें ये गोलक भर सकता है। ठीक है ना, यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु बले को गर्म करें तो क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें केवल इतना सा कहा है कि अगर इस गोलक को हम इस धातु के बले के अंदर रखना चाहें तो ये रखा तो जाएगा। ठीक है, और अगर हम धातु के जो गोलक है उसको अगर हम क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करने से क्या होता है, ये उसमें और ज़्यादा टाइट हो जाता है, यानी अटक जाता है। लेकिन यदि हम बले को गर्म करें तो बले को गर्म करने से क्या होगा, ये इसमें हमें बताना है। ऑप्शन इसके ये रहे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो चीज़ हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो पहली चीज़ इन्होंने दे रखी है कि इसमें जो है गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण बले का व्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हम जैसे बले को जब बड़ा गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा कि भाई जो गोलक है, गोलक अभी उसके अंदर टाइट था बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जब बले को गर्म करेंगे तो बले के भी जो गतिज कण हैं या उसके अणु हैं वो क्या होंगे, एक तरह से गति करने लगेंगे। गति करने से उसका एक तरह से विस्तार होगा, यानी कि उनका आकार बढ़ने लगेगा। जब आकार बढ़ेगा तो अंदर की जो चीज़ है वो उसमें क्या हो जाएगी, मतलब निकल सकेगा, मतलब कि ढीला हो जाएगा। जो गोलक है उसके अंदर ढीला सा हो जाएगा, मतलब उसमें अंदर से वो निकल सकेगा फिर। ठीक है, फिर अटक नहीं पाएगा। तो ये इसका राइट आंसर वैसे तो लग ही रहा है आपको। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। बाकी और दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो आप गोलक अटक जाएगा क्योंकि प्रसार के कारण छिद्र का व्यास घट जाएगा, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। ये सभी ऑप्शन जो है इनके गलत कहलाएंगे, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही जो है सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था भाई किसी धातु के बले को जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका व्यास साथ साथ में बढ़ता जाएगा, व्यास बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है इसमें जो गतिज कण होते हैं यानी जो अणु होते हैं इनके, वो गति करने लगते हैं, तो आयतन इस तरह से बढ़ने लगता है। ठीक है ना, बस यही एक कारण है जिस वजह से गोलक जो है निकल के अंदर बाहर हो सकता है फिर व्यास बढ़ने की वजह से। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला हम क्वेश्चन देखें। देखिए तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जो किस प्रकाश द्वारा सजावट जो हम करते हैं या फिर हम विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें जो प्रयुक्त गैस होती है जिनसे प्रकाश द्वारा सजावट हो जाती है या विज्ञापन के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऐसी गैस कौन सी है वो हमें यहाँ पे बताना है, जिसकी आवश्यकता होती है सजावट वगैरह में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, या अमोनिया है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर नियोन गैस है। तो इसमें से कौन सा इसका उत्तर होगा, इसका राइट आंसर होगा नियोन। तो नियोन गैस क्या है, ये एक तरह से सजावट आदि के काम में आती है। ठीक है ना, नियोन गैस जो होती है वो विसर्जन लैंपों यानी कि जो डिस्चार्ज लैंप्स कहलाते हैं, ठीक है ना, विसर्जन लैंप्स एवं जो ट्यूब होते हैं, ठीक है ना, ट्यूब तथा एक तरह से हम कह सकते हैं जो रंगीन जो बल्ब होते हैं इनमें भरी जाती है। ठीक है, नियोन एक अक्रिय गैस होती है, हम जानते हैं। अक्रिय गैस वे होती हैं, आपको पता होगा अक्रिय गैस क्या होती हैं। अक्रिय गैस वह होती हैं जो रासायनिक रूप से किसी अन्य तत्व से कभी क्रिया नहीं करती। तो इस तरह से इनको इसलिए क्या होता है, ये प्रतिदीप्ति जो बल्ब होते हैं, अपने जो कलरफुल बल्ब होते हैं, उनके अंदर इनको नियोन गैस को भरा जाता है, जिससे कि वो किसी से क्रिया ना करें और आसानी से उसको अच्छे से जला सकें। ठीक है ना, सजावट के तौर पे इनको ज़्यादा यूज करते हैं नियोन गैस को। ठीक है, चलिए इसका उत्तर ये हो गया। अब इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन देखें। साथियों, अगर आपको देखिए कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर किसी प्रकार कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास दिखाई दे रहा है सामने कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग महत्तम होगा, यानी सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। किस चीज़ में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, तो वायु में होगा, लोहे में होगा, तांबे में होगा, या ग्रेनाइट में होगा। ठीक है ना, ध्वनि का वेग किस चीज़ में सबसे अधिक होगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो होगा, देखिए वो होगा ग्रेनाइट के अंदर।
ठीक है। अब ग्रेनाइट क्या है, तो देखिए भाई ग्रेनाइट जो है अब इसमें क्यों अधिक होगा, ठीक है। तो किसी भी माध्यम से जब ध्वनि की चाल जब गुजरती है, ठीक है, तो माध्यम की जो प्रत्यास्थता होती है यानी जो उसकी इलास्टिसिटी, ये हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है ना, तो प्रत्यास्थता होती है तथा उसका जो घनत्व होता है उस पर निर्भर करती है। कोई भी जब ध्वनि किसी माध्यम से गुजरेगी तो वहाँ पे क्या देखती है वो ये देखती है कि भाई इसकी प्रत्यास्थता कैसी है उस पदार्थ की, यानी लचीलापन तो नहीं है, बिल्कुल कठोर है, ठीक है, और साथ में उसका घनत्व कैसा है, तो उस चीज़ पर निर्भर रहती है, ठीक है ना। दिए गए जो अपने ये विकल्प हैं इन सभी में, इनमें क्या है भाई ग्रेनाइट में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा, इस वजह से ग्रेनाइट भी क्या है अच्छी प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है, यानी कठोर है काफ़ी, ठीक है ना, और इसी के साथ साथ इसका घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो इसलिए इसमें से जो है ध्वनि का वेग क्या होगा सबसे अधिक होगा, यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है हमें इसी में सुनाई देगी, ठीक है ना, ग्रेनाइट में, ठीक, क्योंकि सबसे कठोर और सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता वाला पदार्थ है ये। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण है। तो यहाँ से देखिए लिखा है कि हवा से जो नमी को अवशोषित कर सकता है, हवा से नमी को अवशोषित कर ले ऐसा कौन सा पदार्थ है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई बी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि डेली क्वेश्चंस इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी तरह के नए, एक तरह से हम कह सकते हैं नई चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होंगी। तो डेली क्वेश्चंस हम इसको कहते हैं जो हवा से नमी को अलग कर देता है, ठीक है, डेली क्वेश्चंस कहलाता है ये। इसके बाद देखिए अब हम अगला जो क्वेश्चन है उस पर विचार करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उनके आधार पर हमें उत्तर बताना है इसका, ठीक है। पहला लिखा है कि तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, ठीक है, ये बात भी हम मान लेंगे, ये बात भी क्या है इसकी सही है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें लिखा है कि संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आकृति परिवर्तन के रूप में होता है इसके लिए हानिकारक नहीं है, बिल्कुल हानिकारक नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो संगीत के जो FM संचरण के उत्तम जो प्रकार का होने का कारण जो इसका है ज़्यादा उत्तम है संचरण के लिए, तो वायुमंडलीय अथवा जो कृत्रिम शोर होता है ना, वायुमंडल में शोर होता है उसके कारण जो उसकी जो आकृति होती है, आकृति में जो परिवर्तन होता है उस वजह से वो इसके अधिक ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, ठीक है ना, उससे किसी प्रकार कोई हानिकारक नहीं होता है। तो अब इसमें से देखो नीचे क्या पूछा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ हमें बताना है यहाँ पे। तो इसमें से भाई कौन सा सही नहीं है वो आप बताइए। तो देखिए पहला तो बिल्कुल इसका राइट होगा, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं वो हमको बताना है। देखिए इसका जो है, तो देखिए अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि तुल्यकारी जो उपग्रह होता है वो बिल्कुल पृथ्वी के समान ही एक तरह से परिक्रमा करता है और लगभग उसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ना तो पहला उत्तर सही होगा इसका और ना इसका दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, दोनों कथन यानी कि एक और दो दोनों ही सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको कि निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, ठीक है। तो यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन देखने को आपको मिला है, जीवन जो जी रहे हैं हम, ठीक है, तो वो किस कारण से, किस पदार्थ की वजह से उत्पत्ति हुई, मतलब जीवन की, ठीक है ना। तो वो हमें बताना है इसमें से कौन सा समूह है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन है अपने पूरे वायुमंडल में, ठीक है ना। इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन, इन्हीं से पूरा जो है क्या हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर, ठीक है। हम जानते हैं भाई जो जीव विज्ञान जो जीवन है वो 6 पदार्थों को जरूरी मानता है भाई, जीव विज्ञानी होते हैं बड़े बड़े, वो सभी क्या करते हैं लगभग 6 पदार्थों को तो इम्पोर्टेंट मानते हैं, जिसमें से पहला है एक तो कार्बन, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन आता है, फिर नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन और फास्फोरस और सल्फर, ये सभी क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तत्व हैं, ठीक है ना। तो 6 तत्व आप बिल्कुल ध्यान रखिए पदार्थों को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, किसके लिए, एक तरह से जीवन की उत्पत्ति के लिए, ठीक है ना। जीवन से जुड़े सभी जो आधारभूत अपने रसायन होते हैं, जैसे कि भाई प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुए,
हाँ, कार्बोहाइड्रेट हुए, विटामिन हुए, हार्मोन्स हुए, ये सभी जो तत्व होते हैं ये सभी इन्हीं 6 तत्वों से, इन्हीं 6 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए या जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एनर्जी जो हमें मिलती है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी के सहयोग से ही जो है बनती है। ठीक है, इसी में जो है आप फास्फोरस भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद और आप यहाँ पर क्या है, फास्फोरस के साथ में ऑक्सीजन और फिर सल्फर, ये 2-3 तत्व और ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न का कारण विषाणु है, इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, वो चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा रोग है भाई ऐसा जो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई जो रेबीज़ होता है, रेबीज़। ठीक है, तो रेबीज़ जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। रेबीज़ जो होता है ये पशुओं से मनुष्यों को होने वाला रोग होता है। ठीक है, इसे विषाणु जनित रोग कहते हैं हम रेबीज़ को। ठीक है, इसको हम जीव जो होता है एक इसमें लाइसेवायरस, ठीक है, लाइसेवायरस जो होता है, लाइसेवायरस जो होता है, इसके कारण से जो है रेबीज नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप, है ना, लाइसेवायरस। ठीक है, तो लाइसेवायरस होता है जिस कारण से रेबीज नाम का रोग हो जाता है। तो ये विषाणु है, वायरस भी हम कहते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखिए मशरूम के बारे में क्वेश्चन है कि मशरूम जो है किसका उदाहरण है यहाँ पे। तो मशरूम हम सभी जानते हैं भाई ये किसका उदाहरण है। मशरूम जो होता है ये होता है एक तरह का कवक। ठीक है, कवक होता है ये। मशरूम एक प्रकार क्या कवक है जो क्या करता है, बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन पे अपने आप ही ऑटोमेटिक दिखने को हमें लगते हैं। ठीक है ना, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वहाँ पे छत्ते टाइप के दिखाई देने लगते हैं बरसात के टाइम पे। ये क्या होता है, एक तरह से मृतोपजीवी जीव होता है, ध्यान रखिए आप। जो कवक होता है मशरूम, ये मृतोपजीवी होता है। ठीक है ना, इसके बाद चलिए अगला हम क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कितनी अवधि तक भ्रूण में 3 जननित स्तरों का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो एक अवधि होती है भ्रूण में, ठीक है, वो 3 जननिक स्तरों तक उसका निर्माण हो जाता है। तो ये इसका जो स्तर होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो हमें बताना है। देखिए जो भ्रूण होता है वो 5वें सप्ताह तक क्या हो जाता है, 3 जननित स्तरों तक निर्माण कर लेता है। यानी उसका निर्माण जो है लगभग कितने 5 सप्ताह तक हो जाता है। ठीक है, 3 जननित स्तरों तक पहुंच जाता है, 3 तरह के स्तर हो जाते हैं उसके जनक के। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिए 5 सप्ताह में ये भ्रूण सही तरीके से विकसित हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि फेफड़ों और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर फेफड़े और श्वास नली में संक्रमण हो जाए तो उससे क्या बीमारी हो सकती है। तो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बीमारी हो सकती है आपको पता है कि इससे जो है निमोनिया हो सकता है। अगर मान ली फेफड़े में कोई तकलीफ हो रही है या श्वास नली में गड़बड़ हो रहा है तो निमोनिया बन सकता है उससे। ठीक है, और हम जानते हैं भाई निमोनिया जो होता है एक संक्रमण है एक तरह से, जो एक या 2 फेफड़ों के वायु के थैलों जो होते हैं, अपने वायु के थैले, उनको द्रव या मवाद से भरकर सुझा देता है। यानी इसमें जो आपसे जानते हैं कफ जम जाता है, कहते हैं फेफड़ों में कफ जम गया, तो वो इस तरह से जम जाता है। ठीक है, जिससे जो बलगम या मवाद वाली जो खांसी होती है या बुखार होता है या ठंडा लगना, ठीक है, और जो सांस लेने में तकलीफ होती है फिर उस वजह से, तो ये निमोनिया है। निमोनिया भी जो है ना 5 प्रकार के होते हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा। निमोनिया में कितने प्रकार के होते हैं, निमोनिया भी जो होते हैं ना वो होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ये 5 प्रकार आप नोट कर सकते हैं। तो 5 प्रकार जो होते हैं वो होते हैं, पहला होता है बैक्टीरियल निमोनिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा रहता है। इसके बाद वायरल निमोनिया होता है एक, ठीक है ना, वायरल निमोनिया। तीसरा है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसके बाद जो चौथा है वो है एस्पिरेशन निमोनिया, और पांचवा है यहाँ पर फंगल निमोनिया। ठीक, तो फंगल निमोनिया, ये इस तरह से 5 प्रकार के निमोनिया होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, माइकोप्लाज्मा, एस्पिरेशन और फंगल निमोनिया। ये 5 निमोनिया के नाम यहाँ ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद देखें हम, देखिए 134 नंबर का आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन 130 हैं केवल, लेकिन ये नंबर बाई नंबर हमने लिए हुए हैं, तो ये इस वजह से 134 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके बाद इसमें हम क्वेश्चंस को देखें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु नहीं जो क्या है, खगोलीय नहीं है यहाँ से। ठीक है ना, तो कौन सी वस्तु है वो, देखिए पल्सर है क्या, पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर या फिर क्वासर है ना, क्वासर लिखा हुआ है ये। तो अब इसमें से कौन सी वस्तु ऐसी जो भाई क्या नहीं है, खगोलीय वस्तु नहीं, यानी आकाशीय पिंड नहीं है एक तरह से हम ऐसा कहें तो कृष्ण मास्टर जो है ये खगोलीय नहीं है बिल्कुल। बाकी जो 3 है वो खगोलीय पिंड है अपने। कृष्ण मास्टर जो है ना कोई भी खगोलीय वस्तु नहीं होती है, क्योंकि है ना कृष्ण मास्टर जो है यानी कृष्ण बिरबरुई ऐसे हम कहते हैं, या फिर ब्लैक होल एक खगोलीय वस्तु है।
ठीक है, कृष्ण विवर नाम से, या फिर ब्लैक होल जो हम कहते हैं, कृष्ण विवर या ब्लैक होल, ये खगोलीय वस्तु होती है, लेकिन कृष्ण मास्टर किसी प्रकार की खगोलीय वस्तु नहीं होती है। क्वासर, जो क्वासर होता है अपना, ठीक है ना, क्वासर, तो ये क्वासर जो है, क्वासर ऐसे प्रकाश उत्सर्जी आकाशीय पिंड होते हैं जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित होते हैं, यानी 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करने वाले आकाशीय पिंड होते हैं, यानी प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है इनसे, है ना। इनसे आने वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं, उनसे भाई इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनसे जो रेडियो तरंगें निकलती हैं उनसे हम इनको जान सकते हैं कि क्वासर नाम के कोई आकाशीय पिंड होते हैं। इसके बाद जो पल्सर होता है, तो पल्सर एक खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो तीव्र गति से स्पंदन करते समय, है ना, नियमित अंतरालों पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। ये मतलब बीच बीच में कुछ अंतराल से रेडियो तरंगे उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है, तो ये पल्सर होता है। तो ये बात ध्यान रखिए आप, भंगुर तारा, ये तो तारा नाम से ही लग रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वासर, ये सभी आकाशीय पिंड है भाई, कृष्ण मास्टर नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद अगला है भाई डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो एक तरह से एक युक्ति है, एक मशीन है जो क्या करती है, जिसका जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यानी कि ये यंत्र होता है एक तरह का, और यंत्र से क्या कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं डायनेमो द्वारा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद हम देखें, देखिए अगला क्वेश्चन। तो उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ठीक है ना। चलिए आइए देखें, हम पहले आप अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है, यानी सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा कौन सी है इसमें से, वो हमें बताना। ये एक तरह से पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, ठीक है, या फिर साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, या फिर विज्ञान और कला के अंतः संबंधों को समझना, या फिर प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो इसमें से कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका जो देखिए सही उत्तर होगा कि भाई ये जो विज्ञान के सीखने सिखाने की जो मुख्य अपेक्षा होती है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, तो वो क्या रहती है, वो ये रहती है भाई प्रश्न और जांच पड़ताल जो कौशल है उसका अर्जन करना। यानी ये कौशल आपका अच्छा होना चाहिए, प्रश्नों की जाँच करना, उनकी पड़ताल करना, ये कौशल अच्छे से पता होना चाहिए, इससे हम बच्चों की कमियों को जान सकें, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो दिखाई दे रहा है आपको कि भौतिकी के कड़े रूप से संचरित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो ये उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, है ना। अगर हम लचीले रूप में पढ़ाते हैं तो ये कौन से विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, जिसकी बुद्धि लब्धि जो है लगभग कितनी है, 85 है, यानी जो थोड़ा सा एक तरह से मूर्ख भी कह सकते हैं, सामान्य बुद्धि से निचला है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो सकता है जब आप उसको थोड़ा लचीलेपन से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगले क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर क्या करेगा, संकेत करेगा। तो ये पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं और अपनी एक समझ के आधार पे हम इन्हें सही कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं, या शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं, या शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और एक और लिखा है कि भाई शिक्षक के शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो विविध संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये बिल्कुल सही हो सकता है कि इसका, अब देखिए आप बताइए इसमें से 138 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी नंबर का, ठीक है। अब बी नंबर का ही क्यों हुआ, देखिए बी नंबर का इसलिए हुआ, इसमें लिखा है कि शिक्षक द्वारा जो निदर्शन यानी जो प्रदर्शन वगैरह जो दिए जाते हैं बच्चों को, उनका अवलोकन करते हैं बालक स्वयं, ठीक है ना, और उसके चरणों को भी लिखते हैं, ठीक। मतलब वो स्वयं उनका जो दिया गया है जो काम उनका वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे उन चीज़ का, ठीक है, और फिर उसका अवलोकन करेंगे स्वयं ही, और उनके चरणों को भी स्वयं ही लिखेंगे। तो ये एक अच्छी विधि यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए हम आगे बात करें। अच्छा देखिए एक सेकंड हो जाए, यहाँ पे क्या हम लोगों ने गलती ये कर दी कि इसमें नीचे भाई पूरा दिया हुआ है ना, इसमें कुछ कथन है चारों में से कौन कौन सही है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका देखिए जो सही होगा, वैसे तो सभी इनमें से कौन कौन सही लग रहा है, देखिए आपको इसका जो बी उत्तर है ना ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है।
ACD। अब ये क्या हो गया, देखिए इसमें लिखा है आप शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। दूसरा राइट था ही अपना। इसके बाद जो डी है वो भी सही है, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विभिन्न संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। तीनों कथन सही हैं इसके ना, सी को छोड़कर। चलिए आज देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, देखिए आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। वैज्ञानिक विकास के लिए, वैज्ञानिक कौशलों का विकास करना है तो कौन सा ज़्यादा उपयुक्त होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी नंबर का, प्रयोगशाला के कार्य निष्पादित करना। यानी प्रयोगशाला से संबंधित कार्य दिए जाना चाहिए, तब बच्चे जो है आसानी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका उत्पन्न हो पाएगा, ठीक है। यानी वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर पाएंगे। जब वो स्वयं चीज़ें बनाएंगे, करेंगे, खोज करेंगे तो उनमें ये विकास होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता कौन है। तो बिल्कुल आप जानते होंगे, सभी को पता होगा कि भाई इसके जो जन्मदाता हैं खोज विधि या अनुसंधान विधि के, वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है परियोजना विधि के लिए। क्या विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने में ज़्यादा उपयुक्त होती है परियोजना विधि तर्कणा के लिए, है ना, या फिर कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देती है, या फिर हम कहें कि भाई विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देती है, या विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योजनाओं को बढ़ावा देती है। तो इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए भाई राइट आंसर आपको लग रहा होगा, वो लग रहा होगा आपको बी नंबर का। इसमें क्या लिखा है देखिए कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देती है। यानी जो अपनी परियोजना विधि, परियोजना में क्या रहता है, बालक को कोई कार्य सौंपा जाता है योजना बनाकर, तो ठीक है, बच्चा उसको क्या करता है वैज्ञानिक पद्धति के दौरान उसको करता है, अपनी स्वयं की बुद्धि से कार्य करता है उसमें, तो ये वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद चलिए हम देखें अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है देखिए आपको कि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को गुणन गति पढ़ाता है या पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी, यानी कौन सी सही एक ऐसी विधि होगी जिससे वो अच्छे से गुणन गति को पढ़ा सके। चर्चा द्वारा या गतिविधि आधारित शिक्षण, या उदाहरण द्वारा, या फिर प्रदर्शन द्वारा। तो कैसे सिखा सकता है, आप सभी को पता होगा कि भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गतिविधि द्वारा ही हम विज्ञान को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से हम गुणन गति को भी गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अब इसमें गलत कथन पूछा है हमसे, किसमें, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में। ये रचनात्मक मूल्यांकन है, संकल्पनात्मक है, ये वर्ष में एक बार ही होता है, या फिर ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। तो सतत वाला देखिए वर्ष पर्यंत तो चलता है बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ में ये रचनात्मक भी होता है, ठीक, बीच बीच में आप अलग अलग कार्य करवाते रहते हैं बच्चों से, तो रचनात्मक भी होता है। साथ में ये जो है संकल्पनात्मक भी रहता है, यानी इसमें पूरा कार्य इकट्ठा भी होता है। लेकिन जो सी वाला है ये वर्ष के एक बार ही होता है, वर्ष में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है वो चलता रहता है, ठीक। तो ये वर्ष के अंत में नहीं होता, एक बार नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका जो गलत है वो है सी। इसके बाद चलिए अगला हम क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका आकलन हो सकता है। तो इसमें से किसका आकलन हो सकता है, जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल विकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो इसमें से हम किस चीज़ का आकलन कर सकते हैं वो चीज़ हमें बताना है। पहला देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है कि भाई भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, ठीक है, क्या ये इसमें हो सकता है। या शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, क्या ये आ जाएगी। या फिर भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, तो ये हो सकता है क्या, है ना। या फिर देखिए भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो अब इनमें से कौन सा जो उत्तर होगा वो बताइए आप। तो देखिए इनका जो राइट आंसर होगा
वो क्या लग रहा है, देखिए आपको भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं पता चल जाएंगी। अगर बच्चों से हम जैसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना, पोषण से संबंधित, तो उस समय बच्चों की गलत जो धारणाएं अवधारणाएं हैं भोजन से संबंधित वो हमें पता चलेंगी, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद 145 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसको देखते हैं। तो लोलक काल अवधि, अब ये इसमें देखिए लोलक के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड जिसमें हमें दिखाई देता है, जो घड़ी आपने देखी होगी जिसमें जो एक घंटा होता है वो जो घूमता रहता है घंटे के लिए, ठीक है ना, तो वो लोलक है। तो लोलक की काल अवधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या समय के ऊपर निर्भर करती है, या फिर ताप क्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो ये यहाँ पर हमें बताना है, ठीक। तो भाई जो ये होता है लोलक, ये मुख्य रूप से लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये लंबाई आप जानते हैं, ये घड़ी होती है, इसमें एक घंटा लटका होता है, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी भाई इसका जो आवर्तकाल होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कम होती लंबाई तो थोड़ा थोड़ा इसका आवर्तकाल रहता, तो जितनी लंबी लंबाई उतना ज़्यादा इसका आवर्तकाल इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये लंबाई पे निर्भर करती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 146 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए क्यों होता है भाई, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं इसलिए, या कुंडली में घर्षण होता है इसलिए, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो अब इसमें से कौन सा उत्तर देंगे आप बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर देंगे आप वो क्या देंगे, सी नंबर पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा, देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, गर्मियों में क्या होता है, जो लोलक होता है उसकी लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका कारण है, ठीक। क्या होता है कि भाई जब गर्मियों में एक तापमान जब अधिक रहता है तो उससे धातुओं में विस्तार होता है, क्योंकि उसके अंदर जो अणु होते हैं वो गति ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है ना। इसी कारण जो होता है लोलक की लंबाई भी बढ़ जाती है ना। और आज जो लोलक है, लोलक का आवर्तकाल की लंबाई भी इस वजह से बढ़ती है, अगर उसकी बीच की लंबाई बढ़ेगी तो लोलक की आवर्तकाल की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम कि लोलक जो है सुस्त हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो सुस्त हो जाता है गर्मियों में, ठीक, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो ये इसका कारण था, ठीक है। तो लोलक की लंबाई बढ़ती है इसलिए वो सुस्त पड़ जाता है गर्मियों के कारण, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद हम देखें तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या फिर ठोस को पिघलाने से। तो कैसे ठंडा किया जा सकता है किसी कमरे को, तो ठंडे को जो ठंडा किया जाता है कमरे को वो किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यदि हम उसके अंदर कोई संपीड़ित यानी कंप्रेस नेचुरल जो गैस होती है उसे यदि हम छोड़ें यहाँ पे, ठीक है, संपीड़ित गैस को, तो उससे हम कमरे के ताप को क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा। तो बैरोमीटर में जो पारे के ऊपर, अगर पारे के स्थान पर हम कोई थोड़ी सी आर्द्रता प्रवेश करा दें तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उससे क्या होगा वो चीज़ हमें बताना है। तो उससे क्या होगा, पारा का स्तंभ गिर जाएगा, या पारा का स्तंभ ऊंचा हो जाएगा, या पारा स्तंभ गायब हो जाएगा, या फिर पारा का स्तंभ अपरिवर्तित ही रहेगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पारा का स्तंभ नीचे गिर जाएगा अगर हम उसके ऊपर किसी आर्द्रता का प्रवेश कराएँ, ठंड का या नमी का प्रयोग करें, ठीक है ना, पारे के ऊपर। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के जो स्थान में अगर हम थोड़ी सी भी आर्द्रता लाते हैं तो उससे पारे का स्तर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हम क्वेश्चन देखें। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, ठीक है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसके द्वारा हम वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा भाई बताइए, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी नंबर का, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बना देते हैं हम अभिनेत्र लेंस के द्वारा। उल्टा एवं वास्तविक यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभिनेत्र लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित करता है, यानी प्रकाश केंद्र को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। और ये वस्तु की दूरी के अनुसार ही क्या होता है, फैलता है और फिर सिकुड़ता है। जितनी दूरी होगी उसके अनुसार ये फैलेगा और सिकुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, इसलिए उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, है ना। अब इसके बाद देखिए बीसाणुओं में होता है। तो बीसाणुओं में क्या होता है वो हमें बताना है।
केवल डीएनए होता है, आरएनए होता है, या दोनों ही होते हैं, या फिर ना तो डीएनए होता और ना ही आरएनए होता। तो बताइए विषाणु में क्या रहता है? तो विषाणु में भाई ना तो आरएनए होता और ना ही डीएनए होता। ये बात ध्यान रखिए आप। जो विषाणु होते हैं ये एक कोश के जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इसमें डीएनए आरएनए कुछ नहीं बन पाते हैं, इसलिए ज़्यादा विकसित नहीं रहते हैं, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।